स्टार्ट करते हैं इकोलॉजी सीरीज़ के पार्ट 25 से, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे लैटिट्यूड ग्रेडियंट्स के बारे में और ट्रॉपिकल जो ट्रॉपिक्स में डाइवर्सिटी होती है वो इतनी अलग क्यों होती है इस बारे में। सबसे पहले लेट्स स्टडी अबाउट लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स। द डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल इज़ नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द वर्ल्ड बट शोज़ अ रेदर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि जो प्लांट्स हैं और एनिमल हैं उनकी जो डाइवर्सिटी है, जिस तरह वो फैले हुए हैं वो पूरे वर्ल्ड में बहुत ही अनइवन है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इक्वली सब कुछ फैला हुआ है। इट्स लाइक किसी पर्टिकुलर पोर्शन में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, किसी पोर्शन में बहुत कम डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। तो फॉर मैनी ग्रुप्स ऑफ एनिमल और प्लांट देयर आर इंटरेस्टिंग पैटर्न इन डाइवर्सिटी, द मोस्ट वेल नोन बीइंग द लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट इन डाइवर्सिटी। यानी कि बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल के लिए बहुत ही अलग और इंटरेस्टिंग पैटर्न देखने को मिलेंगे, और इसमें से एक बहुत ही जो वेल नोन है, बहुत अच्छे से जाना जाता है, दैट इज़ लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट डाइवर्सिटी के अंदर। वो क्या होता है मैं आपको अभी समझाऊंगी। इन जनरल स्पीसीज डाइवर्सिटी डिक्रीजेज एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स। देखिए, ये पॉइंट पहली बात तो मैं हाईलाइट करूँगी, फिर आपको एक बेसिक तरीके से समझाऊंगी जिसको बिल्कुल इस बारे में आइडिया नहीं है कि क्या बात हो रही है। समझ लो, ये अर्थ है, हमारी अर्थ इक्वली डिवाइडेड है इक्वेटर से, ठीक है। अब क्या होता है, ये मैं ग्रीन यूज़ करूँगी डाइवर्सिटी शो करने के लिए, ठीक है। समझ लो, यहाँ पे जो ये इक्वेटर का पोर्शन है ना, यहाँ डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है, यानी यहाँ पे एनिमल प्लांट बहुत अलग वैरायटी के मिलते हैं और बहुत ज़्यादा मिलते हैं। बट जैसे ही कोई यहाँ से यहाँ मूव करता है, यानी कि इक्वेटर से नॉर्थ पोल या साउथ पोल की तरफ कोई मूव करता है, तो डाइवर्सिटी कम होने लग जाती है, ठीक है। अगर यहाँ ज़्यादा थी तो यहाँ बस बहुत ही कम होती है, ठीक है। तो ये चीज़ बताना चाह रहा है कि जो स्पीसीज डाइवर्सिटी है वो डिक्रीज़ होती है जैसे ही हम मूव करते हैं इक्वेटर से कहाँ की तरफ, पोल की तरफ। इक्वेटर से पोल की तरफ हम मूव करते हैं तो डाइवर्सिटी डिक्रीज़ होती है, विद वेरी फ्यू एक्सेप्शंस। ट्रॉपिक्स यानी कि एक पर्टिकुलर रेंज दे रखी है, वहाँ पे क्या होता है, मोर स्पीसीज देन टेम्परेट और पोलर एरियाज़। यानी इस पर्टिकुलर एरिया में क्या है, ज़्यादा स्पीसीज होती है एज़ कम्पेयर टू टेम्परेट और पोलर एरियाज़। नाउ देखो, कोलंबिया लोकेटेड नियर द इक्वेटर हैज़ नियरली 1400 स्पीसीज ऑफ बर्ड। यानी कि जो कोलंबिया है, जो इक्वेटर के बिल्कुल बगल में है, बिल्कुल पास में है, उसमें कुछ 1400 स्पीसीज़ मिलेंगी बर्ड्स की, और जो न्यूयॉर्क है उसकी 105 स्पीसीज़ है। ग्रीनलैंड की सिर्फ 56 स्पीसीज़ है। तो ये इन सब का लेना देना इक्वेटर और जो आपका लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट है, जिस तरह से हम मूव करते हैं लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग, उससे लेना देना है। अब देखो, इंडिया विद मच ऑफ इट्स लैंड एरिया इन द ट्रॉपिकल लैटिट्यूड हैज़ मोर दैन 1200 स्पीसीज़ ऑफ बर्ड। यानी इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ का लैंड एरिया कहाँ पे आ जाता है, ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स में आता है, तो वहाँ पे 1200 स्पीसीज़ से ज़्यादा स्पीसीज़ हैं। A forest in a tropical region like equator has up to 10 times as many species of vascular plant as a forest of equal area in a temperate region like the Midwest of the USA। इसको भी समझाती हूँ। एक फॉरेस्ट जो कि एक ट्रॉपिकल रीजन में आता है, जैसे इक्वेटर में आता है, उसकी स्पीसीज़ 10 गुना ज़्यादा होगी, और उसकी स्पीसीज़ जो डाइवर्सिटी होगी वो 10 गुना ज़्यादा होगी एक टेम्परेट रीजन वाले पोर्शन से। लाइक टेम्परेट रीजन जो होगा, जो ट्रॉपिकल, तो देखो ये होता है, इसके इधर जाते जाते हम जाएंगे ऊपर की साइड, हमारा पोलर रीजन आ जाता है, बीच में पड़ता है टेम्परेट रीजन। तो यहाँ पे टेम्परेट से 10 गुना ज़्यादा स्पीसीज़ होगी जो ट्रॉपिकल एरिया के पास होंगे। जो लार्जली ट्रॉपिकल अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट है साउथ अमेरिका में, उसकी बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा है अर्थ पे, ठीक है। उस फॉरेस्ट की बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा है, वहाँ पे आपको 40,000 स्पीसीज़ ऑफ प्लांट उससे ज़्यादा ही मिलेंगी, 3000 स्पीसीज़ ऑफ फिशेज़, 1300 species of birds and 427 of mammal and 427 of amphibian, 378 of reptiles, और इतने कुछ invertebrates हैं, invertebrates, ठीक है। तो इन्वर्टिब्रेट्स, नॉट ब्रेटा, सॉरी। सो ये सारी स्पीसीज़ आपको वहाँ पे मिलेंगी, क्योंकि ये पोर्शन काफ़ी हद तक बहुत पास है किसके, इक्वेटर के रीजन में आ जाता है। एक और चीज़, ये स्पेसिफिकली जो अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट है, अमेजन रेन फॉरेस्ट जिसको बोलते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा रिच है बायोडाइवर्सिटी से। नाउ साइंटिस्ट एस्टिमेट दैट इन दीज रेन फॉरेस्ट देयर माइट बी एटलीस्ट 2 मिलियन इंसेक्ट स्पीसीज वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड एंड नेम्ड।
साइंटिस्ट का ये मानना है, अनुमान है कि इन रेन फॉरेस्ट में कुछ 2 मिलियन इंसेक्ट्स स्पीसीज़ हैं जो अभी डिस्कवर होनी बाकी हैं, और भी बहुत सारी स्पीसीज़ होंगी बट ये 2 मिलियन कुछ अकॉर्डिंगली स्पीसीज़ हैं जिनको अभी डिस्कवर करना बाकी है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज़ कि ऐसा क्या स्पेशल है ट्रॉपिक्स में कि उसमें इतनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। ठीक है, मतलब ऐसी क्या ख़ास बात है कि ये देखने को मिलता है। नाउ देखो, इकोलॉजिस्ट एंड इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हैव प्रपोज्ड वेरियस हाइपोथेसिस। जो इकोलॉजिस्ट हैं और जो बायोलॉजिस्ट हैं उन्होंने कई चीज़ें सोची और ऐसा अनुमान लगाया कि ऐसा हो सकता है। कुछ इम्पॉर्टेंट है, स्पीसिएशन इज़ जनरली अ फंक्शन ऑफ टाइम। Unlike temperate regions subjected to frequent glaciation in the past, tropical latitudes have remained relatively undisturbed for millions of years. देखो, जो टेम्परेट रीजन होते हैं जहाँ पे ठंडक भी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, और बाकी पोलर रीजन, वहाँ पे क्या होता है, ग्लेसिएशन होता रहता है, बर्फ़ जमती रहती है, बार बार चेंजेस आते हैं और बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं। उस वजह से क्या होता है, वहाँ पे एक स्टेबिलिटी नहीं आ पाती। बट जब हम बात करते हैं ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स की, वो बहुत सालों से, मिलियन ऑफ ईयर्स से इट हैज़ नॉट चेंज्ड। एक तरह से वो इतने टाइम में कैसा रहा है, इट हैज़ रिमेन्ड अनडिस्टर्ब्ड। ठीक है, एंड हैड अ लॉन्ग इवोल्यूशनरी टाइम फॉर स्पीसीज डाइवर्सिफिकेशन। अनडिस्टर्ब रहने की वजह से उसको बहुत ही ज़्यादा टाइम मिला है, किसके लिए, स्पीसीज डाइवर्सिफिकेशन होने के लिए, स्पीसीज का इवोल्यूशन होने के लिए। ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट अनलाइक टेम्परेट वन आर लेस सीजनल, रिलेटिवली मोर कांस्टेंट एंड प्रिडिक्टेबल। यानी कि जो ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट है एज़ कम्पेयर टू टेम्परेट, वो क्या होते हैं, सीज़न कम आते हैं, यहाँ पे कांस्टेंट रहते हैं। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, अगर आप जो नीचे की तरफ चले जाओ, साउथ में जो ट्रॉपिकल के पास वाला पोर्शन है, तो ना वहाँ सर्दी का ज़्यादा पता चलता, ना वहाँ गर्मी का ज़्यादा पता चलता, एक कॉमन सा लाइक टेम्परेचर रहता है वहाँ पे। तो ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट टेम्परेट की तरह बहुत कम सीजनल होते हैं और ज़्यादा कांस्टेंट और प्रिडिक्टेबल होते हैं। और जब इस तरह का इन्वायरमेंट होता है ना, तो उसकी वजह से निश स्पेशलाइजेशन, यानी हर स्पीसीज़ अपने अपने निश में जहाँ वो रह रही है वहाँ पे इवॉल्व कर पाती है, जिसकी वजह से ज़्यादा डाइवर्सिटी अच्छे से देखने को मिलती है। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर जिसके बारे में बात करेंगे, यहाँ पे सोलर एनर्जी बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। देयर इज़ मोर सोलर एनर्जी अवेलेबल इन द ट्रॉपिक्स। ठीक है, सोलर एनर्जी बहुत ज़्यादा अवेलेबल होती है, जिसकी वजह से हायर प्रोडक्टिविटी देखने को मिलती है। एंड फिर हम बोल सकते हैं कि इनडायरेक्टली अगर प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, लाइट ज़्यादा है, सोलर एनर्जी ज़्यादा है, तो उसकी वजह से डाइवर्सिटी ज़्यादा होती है। तो अगर आपसे कोई पूछा जाए कि टेम्परेट रीजन ट्रॉपिकल रीजन जो होते हैं वो ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी क्यों होती है, तो आप ये 3 रीज़न यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, तो ये था पार्ट 25 हमारी इकोलॉजी सीरीज़ विद इंडियन स्टडी यूट्यूबर का। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। बाकी के पार्ट्स देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, आपको वहाँ लिंक मिल जाएगा, वरना मेरे चैनल पे ही जाके आप प्लेलिस्ट में जाइए या फिर डायरेक्टली होम पेज पे देखिए, वहाँ पे इकोलॉजी सीरीज़ विद इंडियन स्टडी यूट्यूबर में आपको सारे पार्ट मिल जाएंगे जो भी इकोलॉजी पे कवर किए गए हैं। थैंक यू सो मच।